Okay, so next goal is to go for higher dimensions, right? हायर डायमेंशन हम बोलने को बोल देते हैं, बट हम टू डायमेंशन की बात करेंगे कि टू डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन कैसे ऑपरेट होता है, कैसे कैसे उसमें चीज़ें हैं जो हमें फिगर आउट करनी होती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फिज़िक्स है इसके पीछे वो समझनी चाहिए तेरे को, और मैथ्स भी समझनी चाहिए, सो दैट एक इंट्यूशन तेरे पास आ जाए कि चीज़ें चल क्या रही हैं। तो एक चीज़ ध्यान दे, जो पहले भी वो चीज़ हमने यूज़ कर ली है, अभी भी यूज़ करेंगे उसको, कि हम क्या चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हमेशा। फाइनल वेलोसिटी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, फाइनल वेलोसिटी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, राइट। और हमें इनिशियल वेलोसिटी पता होती है, इनिशियल वेलोसिटी पता होती है, ठीक है। तो यानी कि हमें u1 पता है और u2 पता है, और हमें v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना। तो और हम यूज़ क्या करते हैं, हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ कर लेते हैं, इलास्टिक केस की बात कर रहा हूँ अभी, और हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं, इनका यूज़ कर लेते हैं। ये दो हथियार थे हमारे पास, ठीक है। पहला हथियार ये था, दूसरा हथियार ये था। तो इससे एक इक्वेशन आती है, इससे एक इक्वेशन आती है, ठीक। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, राइट, दो इक्वेशन है, फाइन। अगर वन डायमेंशन की बात करें तो दो इक्वेशन, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर है। अगर वन डायमेंशन की बात करेंगे तो मोमेंटम भी वन डायमेंशनली होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी और यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, तो टोटल हमारे पास दो इक्वेशन है, और हमारे पास दो अननोन हैं, v1 और v2। तो जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं उतने नंबर ऑफ अगर अननोन्स होंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये सिंपल मैथ्स का लॉजिक है, ठीक है। ये तूने बहुत बार सुना भी होगा, या नहीं सुना तो पहली बार भी सुन रहा तो कोई बात नहीं। द थिंग इज़ दैट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस, देन द इक्वेशन इज सॉल्वेबल, ठीक है। सपोज कर ले एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है और एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5 है, तो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो ये इक्वेशन से एक्स की और वाई की वैल्यू निकाल सकता है। तो ऐसे ही हमारे पास एक इक्वेशन थी एनर्जी कंजर्वेशन की, एक इक्वेशन है हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन की। तो दो इक्वेशन थी और दो वेरिएबल हमारे पास थे यहाँ पे जो हमें पता नहीं थे, तो हम दो इक्वेशन और दो वेरिएबल वाले सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है बताऊँ, अब जैसे ही हम हायर डायमेंशन में जाते हैं तो हायर डायमेंशन में भी हमारे पास क्या है, v1 और v2 निकालनी है ना। तो सपोज कर ले हम 2D की बात करते हैं और हमें v1 और v2 निकालना है, लेकिन वेलोसिटी इज ए वेक्टर, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। तो इसका पहला कंपोनेंट होगा x, इसका y कंपोनेंट होगा, इसका भी x कंपोनेंट होगा, इसका भी y कंपोनेंट होगा। तो यानी कि वी हैव नाउ फोर वेरिएबल्स, v1x, v2x, ऐसे ही v1y और v2y। तो हमारे पास चार वेरिएबल है नाउ, लेकिन हमारे पास अभी भी दो ही, कितनी इक्वेशन है देखना एक बार। हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन की एक इक्वेशन है और हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन की एक इक्वेशन है, लेकिन ये मोमेंटम कंजर्वेशन तीन इक्वेशन में बढ़ जाएगा, सॉरी दो इक्वेशन में बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास मोमेंटम एक वेक्टर है, तो वेक्टर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक्स डायरेक्शन का वेक्टर और वाई डायरेक्शन का वेक्टर, है ना। एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम और वाई डायरेक्शन का मोमेंटम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, दो इक्वेशन यहाँ से निकल के आ जाएंगे, तो दो और एक तीन। हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन है तीन, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, चार। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमें। कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है, क्योंकि हमें सॉल्व करना कंप्लीटली हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमें एक और यहाँ पर एक और इनपुट चाहिए होगा, हमें एक और ऐसा इक्वेशन चाहिए होगा जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो इसीलिए जब हम हायर डायमेंशन में जाते हैं, हायर डायमेंशन में चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। तो इसीलिए तूने नोटिस किया होगा कि तुम्हारे बुक में टू डायमेंशन की बात की गई है, क्योंकि टू डायमेंशन में हमारे पास फोर वेरिएबल हैं और तीन इक्वेशंस हैं, तो हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ हम निकाल खुद से देते हैं सो दैट हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाए। तो हम चार अननोन से हम तीन अननोन में आ जाते हैं, और तीन इक्वेशन हमारे पास पहले से ही है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ रहे हैं, तो नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ अननोन्स बराबर नहीं है हायर डायमेंशंस में, तो इसीलिए थोड़ा बहुत वहाँ पे दिक्कत आती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो वही जो चीज़ है वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है आगे चल के। ओके, सो आवर गोल हमारा क्या है यहाँ पर टुडेज एजेंडा कि इलास्टिक
कोलिजन इन 2 डायमेंशन। और हम पहले बात करेंगे लेफ्ट फ्रेम की, ठीक है, लेफ्ट फ्रेम की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, क्योंकि अब ध्यान देना 2 डायमेंशन की बात है, वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। वेक्टर रोल इंपॉर्टेंट इसलिए रखेगा क्योंकि अब डायरेक्शंस की बात होंगी, नेगेटिव साइन इंपॉर्टेंट तो होगा ही होगा, लेकिन डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होंगी। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि देयर इज़ अ पार्टिकल m2 विच इज़ एट रेस्ट। यहाँ पे एक पार्टिकल रेस्ट पे होगा, दोनों ही पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं इस केस में, तो हम इसको m2 बोल देते हैं इस पार्टिकल को। और एक दूसरा पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी u1। और जो एक्सिस हमारी, ये है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। फाइन, ओके। जैसे ही ये पार्टिकल ऐसे मूवमेंट हो रहा है इसका, तो द मोमेंट इट कोलाइड्स, जैसे ये कोलाइड करेंगे उसके बाद की सिचुएशन क्या होगी, कोलिजन करने के बाद की सिचुएशन क्या होगी एक्चुअली, वो कुछ ये हट जाएगा मान लो, तो ये क्या होगा कि इसको बैठाना पड़ेगा, मुझे नए से बनाना पड़ेगा एक्सिस, सॉरी। ओह माय गॉड, ओके फाइन, इसको इतने रहने देते हैं। तो ये जो पार्टिकल था, मान ले ये m1 जो है कोलिजन करने के बाद ऐसे मूव कर रहा है। अब कुछ भी हो सकती है डायरेक्शन, बस हम इसको ऐसे इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें समझने में आसानी हो। वेक्टर है ना, तो वेक्टर की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो ये मेरा पार्टिकल था m1, अब वो मूव कर रहा है v1 से, और दूसरा पार्टिकल वो मूव कर रहा है v2 से, ठीक है, लाइक दिस। जरूरी बार बार बोलना ज़रूरी नहीं कि ये ऐसे ही हो सकता था कि ऐसे हो जाए, हो सकता था कि ऐसे हो जाए, बट हमें पहले से क्वाड्रेंट और ये आसपास के क्वाड्रेंट में मैथमेटिक्स करने में आसानी रहती है, इसीलिए हम इसको ऐसे बना रहे हैं। और हम ये एंगल θ1 अज्यूम कर लेंगे और ये एंगल θ2 अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, जस्ट मैथ्स की बात है। अब तो समझ रहे हैं ना कि ये 2 डायमेंशन प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि जो कोलिजन हो रहा है, जिस लाइन ऑफ एक्शन पे कोलिजन हो रहा था, पार्टिकल उससे बाहर निकल के देख, इस लाइन से बाहर निकल के देख, तो इसलिए 2 डायमेंशन की बात होगी। एक डायमेंशन ये, मतलब अब हमें ये वेक्टर जो है वो वेक्टर को 2 भाग में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, तो इसलिए इसको 2 डायमेंशन बोलेंगे। लास्ट लेक्चर में हमारा 1 डायमेंशन इसलिए था क्योंकि वो एक ही लाइन ऑफ मोशन उसका सिंपल होगा, एक ही मोशन में वो एक ही लाइन में मोशन कर सकता है ना, तो इसलिए इसको 2 डायमेंशन प्रॉब्लम बोल रहे हैं, ठीक है, फाइन। ओके, तो वी विल यूज़ द फर्स्ट, पहला हथियार, फर्स्ट मोमेंटम कंजर्वेशन। ध्यान देना, मोमेंटम इज अ वेक्टर, सो वी विल यूज़ द वेक्टर वाइज, कंपोनेंट वाइज मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ करेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो इसका मतलब P इनिशियल अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू P इनिशियल अलोंग वाई एक्सिस। तो P इनिशियल अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, टोटल, P इनिशियल टोटल, हाँ, टोटल दोनों पार्टिकल्स का, सिंपली इट इज़ m1 u1, ठीक है। और फाइनली ये f है, सॉरी, फाइनली जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इसका अलोंग एक्स एक्सिस। अब समझ में आया ये θ1 θ क्यों लेना पड़ा है, ताकि हम इसका x कंपोनेंट ले सकें, ये x है, हाँ, ताकि हम इसका x कंपोनेंट ले सकें, इसलिए हमको θ1 और θ2 अज्यूम करना पड़ा। तो ये क्या होगा, m1 v1 cos θ1 गुड प्लस m2 v2 cos θ2, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और अगेन हम मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज़ करेंगे अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये P इनिशियल अलोंग वाई एक्सिस, ओ सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, ये x होगा, P फाइनल अपॉन अलोंग
वाई एक्सिस। तो पी इनिशियल अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है, पूरा का पूरा जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट कर रहा है, तो वाई एक्सिस का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो इसलिए जीरो हो जाएगा, राइट। तो दिस इज जीरो इक्वल्स, ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज़ है, v1 का y कंपोनेंट क्या होगा, वीडियो पॉज कर और सोच, मैं लिख रहा हूँ m1 v1 साइन थीटा 1, इसका ये होगा नीचे को, तो नीचे को नेगेटिव डायरेक्शन है, तो इसलिए माइनस m2 v2 साइन थीटा 2, इक्वेशन नंबर 2। तो हमने अपना पहला हथियार यूज़ कर लिया, वी विल यूज़ द सेकेंड वन, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखेगा तो हाफ m1 u1 स्क्वायर, दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे है, इनिशियली पहला पार्टिकल मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे है, फाइनली दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं v1 और v2 वेलोसिटी से, दैट यू कैन राइट लाइक दिस, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अगर तो हाफ और हाफ कैंसिल कर देता है तो ये आ जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, 1 2, तीसरा इक्वेशन ये बन गया। ठीक है, तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, लेकिन हमारे पास अननोन कितने हैं, कितनी चीज़ें हमें नहीं पता हैं। देख, हमें v1 नहीं पता, v2 नहीं पता, थीटा 1 नहीं पता, थीटा 2 नहीं पता, तो मेरे पास 4 अननोन हैं और 3 इक्वेशन हैं, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें बता दिया गया कि थीटा 1 क्या है, थीटा 1 भी तुमको बता दिया गया है ना, तो तब तू इसको सॉल्व कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब तेरे पास अननोन कितने बचे, थीटा 2, v1, v2 और v1, ठीक है, यही 3 अननोन बने और 3 अननोन बचे और 3 इक्वेशन तेरे पास ऑलरेडी है। सो बुक में क्या बोल रखा है कि भाई अगर सच लेट यू नो थीटा 1, इफ़ थीटा 1 इज गिवन, ठीक है, थीटा 1 इज गिवन, तो नाउ यू कैन फाइंड v1 और v2 एंड v2। नाउ v1 v2 थीटा 2 कैन बी फाउंड, मतलब इनके लिए इक्वेशन में पता कर सकते हैं, कैन बी फाउंड। और स्पेशल केस लेंगे हम यहाँ पर अगेन m1 इक्वल टू m2 वाला, और m1 इक्वल टू m2 वाला इक्वेशन के दोनों का मास अगर बराबर ले लेंगे तो देखा, अभी इक्वेशन नंबर 1 से क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 से क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या बोलता है हमें, लेट्स ब्रिंग इट डाउन दिस वन। तो यहाँ से क्या आया हमारा, इक्वेशन नंबर 1 क्या बोलता है हमें, ये सब कैंसिल हो जाएगा ना, तो v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 इक्वल टू u1। और अगर तो इक्वेशन नंबर 2 लिखेगा तो क्या आएगा, इक्वेशन के साथ खेलना है और बाकी कुछ नहीं है। तो ये और ये कैंसिल, तो ये क्या आएगा, v1 साइन थीटा 1 इक्वल्स v2 साइन थीटा 2, ठीक है। और अगर तो यहाँ से v2 को निकाल, v2 इक्वल टू v1 साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, यहाँ से भी m1 m2 कैंसिल, और u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है ना। तो ये आ गया यहाँ से,